नौकरी के इंटरव्यू में आई लड़की से करोड़पति बोला, मेरी पत्नी बन जाओ। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना ना भूले दोस्तों। आगे जो हुआ सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, ये सच्ची कहानी मुंबई की है, जहां शहर की चकाचौंध से दूर एक छोटे से गांव के आखिरी छोर पर रहती थी प्रिया। कच्ची सड़कें, टूटे हुए बिजली के खंभे और बरसात में कीचड़ से भरी हुई गलियां, यही उसकी पूरी दुनिया थी। प्रिया की उम्र मुश्किल से 23 से 24 साल की रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा थकान भरी हुई थी। वजह थी जिंदगी की वो सारी मुश्किलें जो उसे बहुत जल्दी ही समझदार बना चुकी थी। प्रिया के पिता कभी एक छोटी सी फैक्ट्री में मामूली सी नौकरी किया करते थे। मां बचपन में ही गुजर गई थी। मां के जाने के बाद प्रिया ही घर की पूरी जिम्मेदारी संभालने वाली बन गई थी। पढ़ाई उसने बड़ी मुश्किलों से पूरी की थी, कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर, कभी सिलाई का काम करके, तो कभी पड़ोसियों के बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने का काम करके। लेकिन किस्मत को शायद ये सब भी मंजूर नहीं था। 2 साल पहले उसके पिता को लकवे का अटैक आ गया था। आधा शरीर सुन्न पड़ गया, दवाइयों का खर्च बढ़ गया, ऊपर से गांव का छोटा सा किराए का घर, सब कुछ प्रिया के कंधों पर आ गया था। उसी दिन से प्रिया ने तय कर लिया था कि अब उसे कोई ऐसी नौकरी चाहिए जिससे वो अपने पिता को बचा सके और घर चला सके। महीनों से मुंबई के ऑफिसों के चक्कर लगा रही थी। कहीं एक्सपीरियंस कम बताया जाता, कहीं अंग्रेजी ठीक नहीं होने का बहाना, तो कहीं सैलरी इतनी कम कि इलाज तो दूर, किराया भी न निकले। हर रिजेक्शन के साथ उसका हौसला थोड़ा थोड़ा टूटता जाता था। लेकिन पिता की आंखों में वो उम्मीद देखकर वो हर बार फिर से उठ खड़ी होती थी। उस दिन भी सुबह अंधेरे में उठकर प्रिया ने अपने पिता को दवा दी थी। उनके पैर दबाए और बोली, बाबूजी, आज आखिरी कोशिश है, इस बार नौकरी मिल ही जाएगी। पिता कुछ बोल नहीं पाए, बस उसकी हथेली को हल्के से दबा दिया। वही स्पर्श प्रिया के लिए सबसे बड़ी हिम्मत था। मुंबई के उस बड़े से ऑफिस के सामने खड़ी होकर प्रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शीशे की ऊंची इमारत, अंदर जाते ही एयर कंडीशन की ठंडक और रिसेप्शन पर खड़ी महंगे कपड़ों वाली लड़कियां, सब कुछ उसे उसकी औकात याद दिला रहा था। उसने अपनी सस्ती सी सलवार सूट और दुपट्टा ठीक किया, फाइल को कसकर पकड़ा और अंदर चली गई। उसे लगा था कि कोई एचआर उसका इंटरव्यू लेगा, लेकिन जब केबिन का दरवाजा खुला तो सामने बैठे आदमी को देखकर वो ठिठक गई। सफेद शर्ट, महंगी घड़ी, शांत लेकिन पैनी नजरें, ये कोई साधारण आदमी नहीं लग रहा था। वही इस कंपनी का मालिक था रोहन। प्रिया को बैठने का इशारा मिला। इंटरव्यू शुरू हुआ। सवाल पढ़ाई से जुड़े थे, काम से जुड़े थे, लेकिन बीच बीच में रोहन की नजरें प्रिया के चेहरे पर टिक जाती थी, जैसे वह उसके जवाबों से ज्यादा उसकी हालत पढ़ रहा हो। रोहन ने पूछा, इतनी पढ़ाई के बाद भी आप इतनी छोटी नौकरी के लिए क्यों आई हैं? प्रिया ने झूठ नहीं बोला। बोली, सर, मुझे नौकरी चाहिए। सैलरी कितनी है, इससे ज्यादा जरूरी है कि मुझे काम मिले। रोहन ने फिर पूछा, घर में कौन कौन है? प्रिया का गला भराया। बोली, बस पिताजी है, बीमार रहते हैं। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। रोहन कुर्सी से उठकर खिड़की के पास चला गया। बाहर मुंबई की भागती हुई जिंदगी थी। ट्रैफिक की आवाजें, लोग जल्दबाजी में चलते हुए, और अंदर एक लड़की जो हालात से लड़ रही थी। थोड़ी देर बाद रोहन पलटा और बोला, आप जा सकती है। प्रिया का दिल बैठ गया। उसे लगा फिर वही हुआ, एक और रिजेक्शन। उसने सिर झुकाया और बाहर निकलने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, रुकिए। प्रिया पलटी। रोहन की आवाज अब पहले से अलग थी, ठंडी लेकिन भारी। रोहन ने कहा, एक आखिरी सवाल है। प्रिया ने धीरे से कहा, जी सर। रोहन ने बिना घुमाव के कहा,
अगर मैं आपको नौकरी न देकर कुछ और ऑफर करूं? प्रिया समझ नहीं पाई। बोली, मतलब? तभी वो शब्द जिसने उसकी जिंदगी हिला दी उसके कानों में पड़े, मेरी पत्नी बन जाओ। एक पल को प्रिया को लगा उसने गलत सुना है। उसका दिमाग शून्य हो गया। आंखों के सामने पिता का चेहरा, गांव का घर, सारी मेहनत घूम गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी इज्जत को पैरों तले रौंद दिया हो। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? प्रिया की आवाज कांप रही थी। मैं नौकरी के लिए आई हूं, कोई सौदा करने नहीं। रोहन शांत रहा। बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा, न बदतमीजी, बस सच बोल रहा हूं। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, गुस्से और बेबसी के आंसू। उसने कहा, आप करोड़पति हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की मजबूरी खरीद लें। रोहन कुर्सी पर बैठ गया। बोला, मजबूरी मैं नहीं खरीद रहा, मैं सिर्फ एक रास्ता दिखा रहा हूं। फैसला आपका है। प्रिया बिना कुछ कहे बाहर निकल आई। लिफ्ट में उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। नीचे सड़क पर खड़ी होकर उसने पहली बार खुद को बेहद छोटा महसूस किया। नौकरी नहीं मिली, ऊपर से ऐसा अपमान। शाम को जब वो घर लौटी तो पिता की हालत और बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, इलाज के लिए पैसे चाहिए वरना कुछ भी हो सकता है। प्रिया रात भर सो नहीं पाई। उसके कानों में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, मेरी पत्नी बन जाओ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे ज्यादा नफरत करे, उस रोहन से जिसने ये कहा, या अपनी किस्मत से जिसने उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। बाहर मुंबई की रात जाग रही थी। सड़कों पर गाड़ियों की रोशनी चमक रही थी और एक छोटे से कमरे में प्रिया बैठी थी, हाथों में पिता की दवा और आंखों में डर। रात धीरे धीरे बीत गई, लेकिन प्रिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। पिता की सांसें कभी तेज हो जाती, कभी बेहद हल्की, और हर बार प्रिया का दिल जोर से धड़क उठता। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैलते ही उसने पिता के माथे पर हाथ रखा। बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। दवाइयों की शीशी खाली पड़ी थी और जेब में पड़े आखिरी नोट भी। उसे समझ आ गया था कि अब देर करने का मतलब खतरे को न्योता देना है। डॉक्टर ने अस्पताल पहुंचते ही साफ शब्दों में कह दिया था कि भर्ती करना जरूरी है। फी सुनकर प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बहुत विनती की, पुराने बिल दिखाए, कहा कि वो नौकरी ढूंढ रही है, पैसे जल्द दे देगी। लेकिन काउंटर पर बैठे आदमी की आंखों में कोई नरमी नहीं थी। पहले एडवांस जमा कराइए, फिर बात होगी। इतना कहकर उसने फाइल बंद कर दी। प्रिया बाहर आकर बेंच पर बैठ गई। हाथ कांप रहे थे। मोबाइल में कॉन्टैक्ट स्क्रॉल किए। कोई ऐसा नहीं था जिससे इतनी बड़ी रकम मांगी जा सके। सहेली श्वेता को कॉल किया। श्वेता की आवाज सुनते ही प्रिया टूट गई। सब कुछ बता दिया, इंटरव्यू, वो अजीब सा प्रस्ताव, पिता की हालत। श्वेता चुप रही, फिर बोली, प्रिया, मैं जानती हूं ये सुनना आसान नहीं है, लेकिन कभी कभी जिंदगी ऐसे सवाल पूछती है जिनका सही गलत तुरंत समझ नहीं आता। फैसला तुझे करना है, मैं बस तेरे साथ हूं। फोन करते ही प्रिया ने अस्पताल की खिड़की से अंदर झांका। पिता बेड पर पड़े थे, आंखें बंद, चेहरा पीला। उस पल उसे लगा कि उसकी सारी पढ़ाई, सारे सपने, सारी इज्जत, सब कुछ एक तराजू पर है और दूसरी तरफ पिता की सांसें। तराजू का पलड़ा खुद ब खुद झुकता जा रहा था। उसी शाम उसने एक फैसला किया, लेकिन दिल ने अभी उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था। अगले दिन सुबह उसने वही सादी सलवार सूट पहनी, बाल बांधे और उस बड़े ऑफिस की ओर चल पड़ी। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे वो अपने ही खिलाफ जा रही हो। रिसेप्शन पर वही चमक, वही ठंडा माहौल। नाम बताया गया और कुछ ही मिनटों में उसे अंदर बुला लिया गया। रोहन, जिसका नाम उसने अब जाना था, शांत बैठा था, जैसे उसे पता हो कि प्रिया आएगी। उसने कुर्सी की ओर इशारा किया। प्रिया बैठ गई, नजरें जमीन पर। कुछ पल चुपी रही। फिर प्रिया ने ही कहा,
आपने जो कल कहा था, मैं उसी के बारे में बात करने आई हूं। रोहन बिना भाव बदले बोला, मैं सुन रहा हूं। प्रिया ने गहरी सांस ली। मैं मजबूरी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती। अगर आपने मजाक किया था तो साफ बता दीजिए। रोहन सीधा बैठ गया। मैंने मजाक नहीं किया था और न कोई गलत मंशा है। मैं जो कह रहा हूं वो एक समझौता है। समझौता? प्रिया की आवाज में कड़वाहट थी। हां, रोहन ने कहा, 1 साल की शादी। इस दौरान आपकी जिंदगी की सारी जरूरतें मेरी जिम्मेदारी होंगी। इलाज, घर, सम्मान और नौकरी भी। बदले में आप मेरी पत्नी होंगी। कागजों में। प्रिया का दिल तेज धड़कने लगा। और उसके बाद? 1 साल बाद आप आजाद। रोहन ने कहा, अगर चाहे तो चली जाएं। कोई दबाव नहीं। प्रिया ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहां न हवस थी न घमंड, बस एक अजीब सी थकान। उसने हिम्मत करके पूछा, क्यों? आप किसी भी लड़की से शादी कर सकते हैं, फिर मैं ही क्यों? रोहन कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, क्योंकि मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो मेरी दौलत से प्यार करे। मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो मजबूरी में भी झूठ न बोले। यह जवाब प्रिया को और उलझा गया। उसे लगा जैसे कोई उसके अंदर झांक रहा हो। उसने धीरे से कहा, मुझे समय चाहिए। आपके पास समय कम है, रोहन ने बिना कठोरता के कहा, लेकिन फैसला आपका है। प्रिया बाहर निकल आई। दिमाग शून्य था। सीधे अस्पताल पहुंची। पिता की हालत और बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि अगर आज पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो देर हो सकती है। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पिता का हाथ पकड़ा। पिता ने मुश्किल से आंखें खोली और बुदबुदाए, बेटा, अपने आप को मत बेच देना। ये शब्द प्रिया के सीने में चाकू की तरह चुभे। वो बाहर आई, दीवार से टिक कर बैठ गई। अपने आप से सवाल करने लगी, क्या ये बेचना है या बचाना? क्या इज्जत सिर्फ हालात से तय होती है या नियत से? शाम होते होते उसने वही नंबर डायल किया। आवाज दूसरी तरफ शांत थी। मैं तैयार हूं, प्रिया ने कहा, लेकिन गला भर आया। लेकिन मेरी शर्तें हैं। कहिए, रोहन ने कहा। मेरे पिता का इलाज सबसे पहले, प्रिया बोली, और कोई झूठ नहीं। अगर कभी मुझे लगा कि मैं बोझ हूं तो मैं चली जाऊंगी। मंजूर, जवाब आया। अगली सुबह अस्पताल में हलचल थी। फीस जमा हो चुकी थी। सीनियर डॉक्टर आ गए थे। बेहतर कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। प्रिया सब कुछ देख रही थी जैसे किसी और की जिंदगी हो। पिता की हालत थोड़ी संभली तो उसके दिल को थोड़ी राहत मिली। 2 दिन बाद एक सादा सा कोर्ट। न बैंड न बाजा, न रिश्तेदारों की भीड़। प्रिया ने कागजों पर साइन किए। हाथ कांप रहे थे। सामने रोहन खड़ा था, अब उसका पति। कम से कम कागजों में। उसने प्रिया की ओर देखा और कहा, डरिए मत, मैं अपना वादा निभाऊंगा। प्रिया ने सिर हिला दिया। अंदर कहीं कुछ टूट भी रहा था और कहीं कुछ संभल भी रहा था। कोर्ट से बाहर निकलते समय उसने आसमान की ओर देखा। बादल छाए थे। उसे लगा जैसे जिंदगी भी अभी साफ होने से पहले कुछ देर और बरसेगी। प्रिया की जिंदगी अब किसी और की तरह हो गई थी। जिस घर में वह आई थी वो घर नहीं, एक विशाल बंगला था। ऊंची दीवारें, 24 घंटे गार्ड और भीतर सन्नाटा। हर चीज महंगी थी, चमकदार थी, लेकिन उसमें गर्माहट नहीं थी। सुबह आंख खुलती तो सामने बड़े से कमरे की सफेद छत होती और मन में एक अजीब सी खालीपन की आवाज गूंजती। वो अब किसी की पत्नी थी, लेकिन उस रिश्ते में नाम के अलावा कुछ भी नहीं था। रोहन, जिसे दुनिया बिजनेसमैन और करोड़पति कहती थी, से उसकी मुलाकात दिन में बस 2-3 बार होती। न ज्यादा बात, न सवाल। रोहन अपना काम करता, प्रिया अपना। रोहन ने वादा निभाया था। पिता का इलाज अच्छे अस्पताल में चल रहा था। दवाइयां समय पर मिल रही थी। प्रिया रोज उनसे मिलने जाती और हर बार पिता की आंखों में राहत देखकर खुद को समझाती, शायद यही सही था।
धीरे धीरे प्रिया ने उस घर की दिनचर्या समझ ली। नौकरों की आवाजाही, गाड़ियों का आना जाना, मीटिंग्स के फोन। लेकिन उसने एक चीज नोटिस की, रोहन की रातें। अक्सर देर रात तक उसके कमरे की लाइट जली रहती। कभी कभी प्रिया उठकर पानी पीने जाती तो उसे बालकनी में खड़ा पाती, अकेला, सिगरेट के धुएं में डूबा हुआ। एक रात हिम्मत करके प्रिया ने पूछ ही लिया, आप सोते क्यों नहीं? रोहन चौंका। फिर हल्की सी मुस्कान आई। नींद भरोसे के साथ आती है और मुझे भरोसा करना नहीं आता। ये जवाब प्रिया के दिल में कहीं अटक गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात देर तक सोचती रही। क्या हर अमीरी के पीछे इतनी तन्हाई होती है? क्या पैसा सब कुछ खरीद लेता है, लेकिन अकेलेपन को नहीं? दिन बीतते गए। प्रिया ने खुद को बेकार बैठा नहीं रहने दिया। उसने घर के कामों में दखल नहीं दिया, लेकिन व्यवस्था सुधारने लगी। नौकरों से नरमी से बात करती, उनकी परेशानियां सुनती। ड्राइवर का बेटा स्कूल नहीं जा पा रहा था, प्रिया ने उसका दाखिला करवा दिया। माली की पत्नी बीमार थी, प्रिया ने डॉक्टर बुलवा दिया। ये छोटे छोटे काम उसे सुकून देते थे, जैसे वो फिर से इंसान बन रही हो, जैसे उसकी अपनी पहचान अभी भी बाकी है। एक दिन उसे स्टोर रूम में एक पुराना बक्सा मिला, धूल से भरा, ताला टूटा हुआ। अंदर कुछ फाइलें, तस्वीरें और एक पुरानी डायरी थी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे। बिना सोचे समझे प्रिया ने उसे खोल लिया। पहले कुछ पन्ने खाली थे, फिर अचानक लिखावट शुरू हुई, कच्ची, दर्द से भरी। उसने पढ़ना शुरू किया और हर लाइन के साथ उसके दिल का बोझ बढ़ता गया। उस डायरी में रोहन का अतीत था। कैसे वो कभी एक छोटे से शहर से आया था, खाली जेब, बड़े सपनों के साथ। कैसे उसने दिन रात मेहनत की और कैसे उसने पहली बार प्यार किया। उसकी पहली शादी, जिसे उसने अपना सब कुछ दे दिया था। लेकिन जैसे जैसे पैसे आए, रिश्ते में दरारें पड़नी शुरू हो गई। वो औरत जो कभी रोहन के साथ जमीन पर बैठकर चाय पीती थी, वही दौलत के साथ बदल गई। फिर एक दिन उसने साफ कह दिया, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। प्रिया पढ़ते पढ़ते कांपने लगी। डायरी में आखिरी लाइन थी, आज मैंने तय कर लिया है, अब शादी कभी प्यार के लिए नहीं होगी। प्यार इंसान को कमजोर बना देता है। प्रिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसे पहली बार एहसास हुआ कि रोहन पत्थर नहीं, जख्मी था। उसका दिल दुख से भरा हुआ था और वो बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करता था। उसी रात उसने डायरी वही रख दी जैसे कुछ देखा ही न हो। लेकिन उसके व्यवहार में बदलाव आ चुका था। अब वो उसे देखकर चुप नहीं रहती थी। चाय पूछ लेती, दवाइयों की याद दिला देती। एक दिन उसने रोहन के लिए घर का बना खाना भेजा। रोहन हैरानी से देखा, फिर बिना कुछ कहे खा लिया। उस शाम रोहन पहली बार बोला, धन्यवाद। ये एक शब्द प्रिया के लिए बहुत बड़ा था। बारिश का मौसम आ गया। एक शाम बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। जनरेटर आने में देर थी। प्रिया बालकनी में खड़ी थी। अचानक रोहन भी आ गया। दोनों खामोशी से बारिश देखते रहे। पानी की बूंदें जमीन पर गिर रही थी। हवा में ठंडक घुल रही थी। कुछ पल बाद रोहन ने कहा, आप चाहें तो इस शादी को सिर्फ कागजों तक रख सकती हैं। मैं कोई उम्मीद नहीं रखता। प्रिया ने पहली बार बिना डरे जवाब दिया। और आप चाहें तो खुद को सजा देना बंद कर सकते हैं। रोहन उसकी ओर देखने लगा। उसकी आंखों में सवाल था, हैरानी थी। आप मेरा अतीत नहीं जानती, उसने कहा। प्रिया ने धीरे से कहा, अतीत जानना जरूरी नहीं होता, दर्द पहचानना काफी होता है। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे, बिना शोर, बिना शर्त। प्रिया ने अपने गांव के किस्से सुनाए, बचपन की बारिशों में खेलना, मां की यादें, पिता की बीमारी। उसने अपने डर बताए कि वो कहीं खो न जाए, कि वो सिर्फ एक समझौता बनकर न रह जाए। और रोहन ने पहली बार अपने अंदर का डर स्वीकार किया कि वो फिर से भरोसा करने से डरता है। दिनों के साथ रिश्ता बदलने लगा।
अब रोहन ऑफिस से लौटकर सीधे कमरे में नहीं जाता। कभी कभी प्रिया से दिन के बारे में पूछ लेता। एक बार रोहन ने प्रिया को ऑफिस के एक इवेंट में साथ चलने को कहा। सबकी नजरें उन पर थी, कोई हैरान, कोई जलन भरी। लेकिन प्रिया पहली बार खुद को छोटा महसूस नहीं कर रही थी। वो सीधी खड़ी थी, शांत, आत्मविश्वास से भरी। उसी रात जब वो लौटे, रोहन ने अचानक कहा, मैंने तुमसे शादी करके गलती की है। प्रिया का दिल धक से रह गया। क्यों? उसने पूछा। रोहन की आवाज टूट गई। क्योंकि मैंने तुम्हें अपने अतीत की सजा में बांध दिया। तुम इसके लायक नहीं हो। प्रिया ने पहली बार उसके हाथ पर हाथ रखा। अगर ये सजा है, उसने कहा, तो शायद हमें दोनों को इसकी जरूरत थी। उस पल कुछ बदला। कोई वादा नहीं हुआ, कोई इजहार नहीं, लेकिन कमरे की हवा बदल गई। समझौते की जगह अपनापन लेने लगा। प्रिया जानती थी कि अभी रास्ता आसान नहीं है। 1 साल की शर्त, समाज की नजरें, रोहन का डर, सब अभी बाकी था। लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उसे ये भी एहसास हो गया था कि ये कहानी सिर्फ मजबूरी की नहीं रही। कहीं न कहीं 2 टूटे हुए लोग एक दूसरे के जख्मों पर मरहम रखना सीख रहे थे। और शायद यही सबसे खतरनाक मोड़ था, क्योंकि अब दिल शामिल हो चुका था। समय जैसे पंख लगाकर उड़ने लगा था। प्रिया को खुद समझ नहीं आया कि वो 1 साल कब उसके जीवन में घुलता चला गया। जिस शादी को उसने मजबूरी कहा था, वही रिश्ता अब उसकी आदत बन चुका था। उस बड़े से घर में अब सन्नाटा नहीं चुभता था। सुबह चाय की खुशबू होती, शाम को हल्की सी बातचीत, और रात में कभी कभी बालकनी में खामोश बैठना। लेकिन अब वो खामोशी बोझ नहीं लगती थी। पिता की तबीयत अब काफी सुधर चुकी थी। वो मुस्कुराकर प्रिया से बात करते और हर बार कहते, बेटा, भगवान ने तुझे बहुत हिम्मत दी है। प्रिया बस सिर झुका लेती। वो उन्हें ये नहीं बता पाती थी कि इस हिम्मत के पीछे कितनी बार उसका दिल टूटा है, कितनी रातें बेचैन गुजरी है। एक शाम रोहन ने प्रिया को अपने ऑफिस से जल्दी बुलाया। उसकी आवाज फोन पर गंभीर थी। प्रिया घबरा गई। जब वो पहुंची तो देखा कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ लोग बैठे थे। एक औरत भी थी, महंगे कपड़े, सख्त चेहरा। प्रिया को देखते ही उस औरत की आंखों में जलन चमक उठी। वो उसकी पहली पत्नी थी। प्रिया को अचानक अपनी जगह बहुत छोटी लगने लगी। वो चुपचाप एक तरफ बैठ गई। उस औरत ने बिना भूमिका के कहना शुरू किया, कैसे हालात बदल गए हैं, कैसे गलतफहमियां हुई थी, और कैसे अब वो वापस अपनी जगह चाहती है। उसकी हर बात में अधिकार था, जैसे प्रिया मौजूद ही न हो। प्रिया ने रोहन की ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मीटिंग खत्म होते ही सब चले गए। कमरे में अब सिर्फ दोनों थे। अगर आप चाहें, प्रिया ने बहुत धीरे से कहा, तो मैं हट जाऊंगी। हमारी डील भी पूरी होने वाली है। रोहन ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसकी आंखें नम थी। तुम्हें लगता है मैं अब भी वही इंसान हूं? उसने पूछा। प्रिया चुप रही। कुछ दिन बाद कोर्ट की तारीख थी। वही कोर्ट जहां 1 साल पहले प्रिया ने कांपते हाथों से साइन किए थे। आज भी कागज थे, लेकिन हालात बदल चुके थे। तलाक के पेपर सामने रखे थे। रोहन ने सब कुछ पहले से तय कर रखा था। घर, पैसे, सुरक्षा, सब प्रिया के नाम। ये तुम्हारा हक है, रोहन ने कहा। तुमने जो दिया है, उसके सामने ये कुछ भी नहीं। प्रिया ने पेपर उठा लिए। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने बिना देखे साइन कर दिए। उस पल उसका दिल खाली हो गया, जैसे किसी ने सब कुछ छीन लिया हो। तभी दरवाजा खुला। वही औरत अंदर आई। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। अब तो रास्ता साफ है, उसने कहा। रोहन ने पहली बार सख्त आवाज में जवाब दिया, रास्ता साफ नहीं हुआ है, सच सामने आया है। सब चौंक गए। रोहन ने प्रिया की ओर देखा और कहा, 1 साल पहले मैंने एक डरी हुई लड़की से कहा था, मेरी पत्नी बन जाओ। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि पत्नी कोई समझौता नहीं होती। फिर रोहन ने उस औरत की ओर देखा।
तुमने मुझे सिखाया कि पैसा क्या होता है, लेकिन प्रिया ने मुझे सिखाया कि इंसान क्या होता है। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। रोहन ने वकील से कहा, यह तलाक नहीं होगा, ये शादी खत्म नहीं होगी। प्रिया की आंखें फैल गई। आप क्या कह रहे हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। रोहन उसके सामने खड़ा हो गया। अगर तुम चाहो तो आजाद जा सकती हो, लेकिन अगर एक भी हिस्सा तुम्हारा चाहता है कि यह रिश्ता रहे, तो इस बार मैं भीख नहीं मांगूंगा। सच कहूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्रिया के लिए वह पल किसी सपने जैसा था। उसे याद आया वो पहला दिन, वो अपमान, वो मजबूरी, और आज रोहन उसके सामने खड़ा था। बिना घमंड, बिना शर्त। रोहन ने कांपते हाथों से तलाक के पेपर फाड़ दिए। कोर्ट के बाहर बारिश शुरू हो गई थी। प्रिया बारिश में खड़ी रो रही थी, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे। रोहन ने उसका हाथ थामा। पहली बार उसका हाथ गर्म था। कुछ महीने बाद वही ऑफिस, वही इमारत। इस बार प्रिया वहां एक कर्मचारी नहीं, बल्कि एक सम्मानित महिला के तौर पर खड़ी थी। रोहन ने अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया था। प्रिया अब सिर्फ किसी की पत्नी नहीं थी, वो खुद की पहचान थी। कहानी यही खत्म नहीं होती, लेकिन यहां एक बात जरूर समझ आती है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सही और गलत साफ नहीं दिखती।